तो क्लास 10 वालों क्या हाल चाल है तुम सभी लोग के। वेलकम बैक टू दिस चैनल। आज तुम्हारे लिए बहुत ही रामबाण तरीके से, बहुत ही गोल्डन तरीके से कुछ चीजें मैं लेकर आया हूं, स्पेशली उन बच्चों के लिए जिन बच्चों का सिलेबस छूट चुका है, बैकलॉग हो चुके हैं। तो मैं आज तुमको ये चीज बताने वाला हूं कि भले से तुम्हारा बैकलॉग हो गया है, अब तुम बैठने जाओगे, पूरे चैप्टर को पढ़ने जाओगे, 3-3, 4-4 घंटे में तुम चैप्टर को पढ़ोगे, उनके लेक्चर देखोगे, उतनी फायदे, उससे ज्यादा फायदा मैं तुमको इस वीडियो में दे दूंगा। ये लगभग 30 से 40 मिनट का वीडियो रहेगा, हो सकता है इससे कम भी हो जाए। इसमें मैं तुमको जो एनसीईआरटी है, जो तुम्हारी क्लास की एनसीईआरटी है, जो जिससे तुम्हारा सीबीएसई बोर्ड का एग्जाम 27 का होके आएगा, उस एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन पढ़ाने वाला हूं। साथ ही साथ इसमें जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जिसको तुम्हें कभी मिस करना ही नहीं है, जिससे बार बार सीबीएसई क्वेश्चन पूछता है, उन सारी चीजों को मैं लेकर आया हूं और बिल के सभी चीजों को आज हम लोग खत्म करेंगे। और ये जो तुम्हारा चैप्टर 1 का बैकलॉग है, इसको मैं इस चीज की गारंटी दे रहा हूं कि इस वीडियो के बाद तुमको चैप्टर 1 पढ़ने की कहीं और से जरूरत नहीं पड़ेगी। बस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लेना, सैंपल क्वेश्चन, सैंपल पेपर लगा लेना, बस आराम से चैप्टर 1 तुम्हारा कंप्लीट हो जाएगा। और साथ ही साथ मुझे एक बार कमेंट में जरूर बताना कि क्या तुम्हें ये सीरीज अच्छी लगी, क्या तुम्हें ये वीडियो अच्छा लगा, तुम्हें समझ में आया, तो मैं आगे इस चीज को कंटिन्यू कर सकता हूं। ठीक है, तो सबसे पहले आज हमारे पास है चैप्टर 1 केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। इसके बारे में हम लोग समझने वाले हैं। तो देखो, मैं एक एक चैप्टर, एक एक पेज के एनसीईआरटी लेकर आया हूं, तो मैं आपके साथ बैठ कर यहाँ पर आज एनसीईआरटी सॉल्व करने वाला हूं, एनसीईआरटी पढ़ने वाला हूं। तो देखो, चैप्टर 1 में अगर आप फर्स्ट पेज पर देखोगे तो जो ये चैप्टर इंट्रोडक्शन है, तो इस चैप्टर इंट्रोडक्शन में उतना खास कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं, लेकिन जब आप नीचे जाओगे एक्टिविटी 1.1 पर, जहां पर मैग्नीशियम रिबन का बर्निंग जो समझाया गया है, बेसिकली वो एक्टिविटी से आपके डायरेक्ट क्वेश्चन उठने स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो इन सब चीजों का अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहां पर मैग्नीशियम रिबन को लिया जाता है। ठीक है, मैग्नीशियम रिबन को लेने के बाद उसको बर्न किया जाता है। उसको जब टोंग से पकड़ोगे, चिमटे से पकड़ोगे, पकड़ने के बाद जब उसको बर्न करोगे, तब आपके पास जब मैग्नीशियम रिबन बर्न होगा, बर्न होने के बाद इसकी जो एशेस है, बेसिकली इसकी जो राख है, वो आप जब कलेक्ट करोगे, तब वहां से कहीं ना कहीं आपको कुछ ना चीजें मिलने वाली, जो ऑब्जर्वेशन हम लोग नेक्स्ट पेज पर पढ़ने वाले हैं। तो अगर हम नेक्स्ट पेज पर जाए, नेक्स्ट पेज पर अगर आप ध्यान से देखोगे तो मैंने बहुत सारी चीजें हाईलाइट करके रख रखी हैं। तो बहुत सारी चीजों को हाईलाइट करने के बाद आपको एक जो सबसे इंपॉर्टेंट बात ये आती है कि यहां पर जब आप इस पैराग्राफ के नीचे जब सेकंड पैराग्राफ देखोगे, तो यहां पर ये होगा कि ये 3 एक्टिविटीज, इन 3 एक्टिविटीज को करने के बाद आपको क्या देखने को मिलता है कि वी कैन से दैट एनी ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन हेल्प अस टू डिटरमाइन वेदर द केमिकल रिएक्शन हैज टेकन प्लेस। तो बेसिकली यहां पर केमिकल रिएक्शन की प्रॉपर्टीज के बारे में पूछा जाता है, जिससे सीबीएसई बार बार आपसे क्वेश्चन पूछता है कि व्हाट आर द केमिकल प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज ऑफ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन होने के उपरांत, केमिकल रिएक्शन जब हो रहा होगा, तो उसके उपरांत कितनी कितनी केमिकल प्रॉपर्टीज चेंजेस होती हैं, क्या क्या उनकी प्रॉपर्टीज में चेंजेस आता है। तो वो डायरेक्ट एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। पहली चीज क्या कि चेंज इन स्टेट, स्टेट में चेंज होता है, सॉलिड से या तो लिक्विड में चेंज हो जाएगा, लिक्विड से गैस में चेंज हो जाएगा। जैसे कि आप ध्यान से देखोगे तो यहां पर आप जब मैग्नीशियम रिबन को बर्न कर रहे थे, तो मैग्नीशियम रिबन एक सॉलिड फॉर्म में था। ठीक है, हालांकि ये एक हार्ड सॉलिड फॉर्म में था। हार्ड सॉलिड को जब आपने बर्न किया तो ये एशेस के फॉर्म में, पाउडर के फॉर्म में आ गया, तो क्रिस्टल्स के फॉर्म में आ गया। तो कहीं ना कहीं स्टेट में तो नहीं चेंजेस आया कि सॉलिड से सॉलिड में ही रहा है, बट इनकी कहीं ना कहीं फिजिकल अपीयरेंस में चेंजेस आया है। सेकंड चेंज आप देखोगे तो चेंज इन कलर, कलर में चेंजेस होता है जी, बिल्कुल, कलर में कभी कभी चेंज आ जाता है। इवोल्यूशन ऑफ गैस, गैस का कहीं ना कहीं इवोल्यूशन हो रहा है, गैस कहीं से निकल रही है, तब आप समझ जाओगे केमिकल रिएक्शन हो रही है। और चेंज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर में जब चेंज आ रहा है, तब आप कह सकते हो कि वहां पर केमिकल रिएक्शन हो रहा है। ठीक है, फिर उसके बाद नीचे हम लोग केमिकल इक्वेशंस पर आते हैं। केमिकल इक्वेशंस में आपको बेसिकली क्या बोला गया है कि जब भी कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है, तो उसको जब आप सिंबॉलिक फॉर्म में लिखते हो, उसको वर्ड के फॉर्म में लिखते हो, जिससे कि आप दूसरों को भी समझा सके, वही होती है आपकी केमिकल इक्वेशन। ठीक है, जैसे कि यहां पर आप देखोगे तो जो मैग्नीशियम ऑक्साइड था, मैग्नीशियम बर्निंग था, तो मैग्नीशियम के साथ जब ऑक्सीजन का मिलन हुआ, मतलब बर्निंग में आपका, जब भी आप ये चीज याद रखना कि जब भी आप कोई चीज बर्न कर रहे हो, कोई भी चीज में आग लगा रहे हो, बेसिकली कहीं भी कंबशन हो रहा है, तो वहां पर ऑक्सीजन उसके साथ रिएक्टेंट के साथ मिल जाता है। तो यहां पर देखो, मैग्नीशियम के साथ जब ऑक्सीजन लगा, तो मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स अस मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये एक बेसिक सिंपल तरीका है केमिकल इक्वेशन, किसी भी केमिकल रिएक्शन को लिखने का, केमिकल इक्वेशन इसको बोला जाता है। अब मैग्नीशियम का आप सिंबॉलिक फॉर्म भी लिख सकते हो, मैग्नीशियम को हम Mg बोलते हैं। ठीक है, ऑक्सीजन को सिंबॉलिक फॉर्म में आप O लिख सकते हो। ठीक है, यहां पर आप जब मैग्नीशियम ऑक्साइड लेकर आओगे, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड जो आपका प्रोडक्ट बना है, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड को आप MgO भी लिख सकते हो। तो जो केमिकल रिएक्शन, जो केमिकल इक्वेशन के इस साइड रहते हैं, बेसिकली LHS जो लेफ्ट हैंड साइड में रहते हैं, उसको हम रिएक्टेंट्स बोलते हैं, जो राइट हैंड साइड में होता है उसको हम प्रोडक्ट बोलते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजों को तुम याद रख लेना। अब नीचे अगर आप ध्यान से देखोगे तो नीचे यहां पर लिखा हुआ है सब्सटेंस दैट अंडरगो केमिकल चेंज इन द रिएक्शन, जो कि आपका मैग्नीशियम, अगर आप इस रिएक्शन पर देखोगे तो जो केमिकल चेंजेस के अंदर गया है मैग्नीशियम और ऑक्सीजन, ये इनको रिएक्टेंट्स बोला गया है। ठीक है, और साथ ही साथ जब आप राइट हैंड साइड पे देखोगे तो जो न्यू सब्सटेंस जो कि फॉर्म हुआ है, जो कि नया सब्सटेंस बना है, उसको हम आपको क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं क्या,
प्रोडक्ट। ठीक है, तो इस पेज पे इतना ही इंपॉर्टेंट था। अब चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। तो थर्ड पेज पर अगर आप ध्यान से देखोगे तो केमिकल इक्वेशन को लिखने का तरीका बता दिया गया है कि केमिकल इक्वेशन को कैसे लिखा जाता है। तो सिंपली केमिकल इक्वेशन को कैसे लिखा जाता है कि भैया आपके पास जब से आप मैग्नीशियम लिख रहे थे, यहां पर अगर आप मैग्नीशियम लिख रहे थे तो एक काम करो, मैग्नीशियम की जगह उसका सिंबॉलिक फॉर्म लिख दो। सिंबॉलिक फॉर्म मतलब केमिस्ट्री की भाषा में मैग्नीशियम को क्या बोला जाता है, केमिस्ट्री की भाषा में मैग्नीशियम को Mg बोला जाता है। तो ये होता है सिंबॉलिक फॉर्म ऑफ राइटिंग अ केमिकल रिएक्शन। तो ये केमिकल रिएक्शन को लिखने का तरीका ये हमको आ गया। जैसे कि यहाँ पर देखो, मैग्नीशियम को Mg लिख दिया गया, ऑक्सीजन को O2 लिख दिया गया, और जब मैग्नीशियम ऑक्साइड बना तो उसको MgO लिख दिया गया। ठीक है, तो आई होप तुमको ये वाली बात समझ में आ गई हो। नीचे अगर हम बात आते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट और बार बार सबसे स्कोरिंग जो होता है कि यार सबसे सिंपल चीज और बहुत ही ज्यादा स्कोरिंग भी होती है, बार बार क्वेश्चन भी पूछा जाता है सीबीएसई के द्वारा, वो होता है बैलेंसिंग ऑफ केमिकल रिएक्शंस। तो बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशंस कैसे होती है, बेसिकली आपसे बार बार पूछा जाता है कि बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन किस आधार पर होती है, किस बेसिस पर केमिकल इक्वेशन को बैलेंस किया जाता है। तो आपको बोलना है क्या कि भैया लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, जो कि आपने 9th क्लास में पढ़ रखा था। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या होता है कि मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। तो एक केमिकल रिएक्शन में मासेस कभी ना क्रिएट किए जा सकते हैं, ना बनाए जा सकते हैं, ना ही मास को आप बिगाड़ सकते हैं। ठीक है, जितना मास पहले था उतना ही मास अभी भी रहेगा। हो सकता है वो गैस के फॉर्म में बाहर निकल गया हो सकता है वो लिक्विड के फॉर्म में बन गया हो सकता है वो सॉलिड के फॉर्म में बन गया, लेकिन मास कहीं ना कहीं खराब नहीं होता है। ऐसा नहीं कि आपने 10 ग्राम मैग्नीशियम लिया, उसके बाद मैग्नीशियम जब मैग्नीशियम ऑक्साइड में देख रहे हो तो मैग्नीशियम की जो क्वांटिटी है वो 9 ग्राम ही रहेगी, नहीं, वो 10 ग्राम ही रहेगा। हो सकता है कुछ मैग्नीशियम बाहर उड़ गया हो, कुछ मैग्नीशियम एयर में निकल गया हो, तो वो बेसिकली आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहता है। तो इसके बेसिस पर आपकी बैलेंसिंग के बारे में बताया गया है। अब बैलेंसिंग की अगर शॉर्ट ट्रिक तुमको नहीं पता है तो एक बार कमेंट कर दो कि भैया बैलेंसिंग कैसे किया जाता है, तो उसकी भी मैं एक शॉर्ट ट्रिक बना दूंगा एक वीडियो में। आपको 10-15 मिनट का वीडियो होगा, उसमें हम पूरी तरीके से आपको कितनी भी कॉम्प्लेक्स इक्वेशन हो बैलेंस कर लोगे। ठीक है, तो एक बार कमेंट कर देना, जिसको भी बैलेंसिंग नहीं आती है मैं सिखा दूंगा। तो बैलेंसिंग के बाद इसके बाद और इस पेज पे कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं जो कि सीबीएसई आपसे पूछ सकता है, बैलेंसिंग ही पूछ सकता है। तो जिनको आता है बैलेंसिंग करना, जिनको केमिकल इक्वेशन को बैलेंसिंग करना आता है, तो ये जितनी भी इक्वेशंस एनसीईआरटी में दी गई हैं एक बार जरूर बैलेंस करना, भले ही इस टॉपिक में हो सकता है आगे वाले किसी टॉपिक में हो सकता है किसी पीछे वाले टॉपिक में, जितनी भी केमिकल इक्वेशंस आपको एनसीईआरटी में देंगी सबको एक एक करके आपको बैलेंस करके देखना है, सबको बैलेंस करके प्रैक्टिस करना है। नेक्स्ट पेज पर मूव करते हैं। तो नेक्स्ट पेज पे आपके बेसिकली एनसीईआरटी ने स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4 सारे स्टेप्स लिख रखे हैं कि कैसे एक केमिकल इक्वेशन को बैलेंस किया जाता है। ठीक है, 5th पेज पर जाते हैं तो आपको यहीं पर आपकी ये सिंपली ये चल रही है स्टेप्स, आपके स्टेप्स चल रहे हैं। अगर आप ध्यान देखोगे तो अब आते हैं हम लोग 6th पेज पर। 6th पेज पर सबसे इंपॉर्टेंट पेज होता है। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि आपने केमिकल इक्वेशन के बारे में पढ़ा, केमिकल रिएक्शन के बारे में पढ़ा, अब टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन के बारे में पढ़ा। भैया ठीक है, केमिकल रिएक्शन के बारे में हमने पढ़ लिया कि जहां पर स्टेट चेंज होता है, जहां पर ऑर्डर चेंज होता है, जहां पर हो सकता है सॉलिड से लिक्विड हो जाए, जहां पर गैस का इवोल्यूशन होता है, बट ये केमिकल रिएक्शंस बहुत प्रकार की होती हैं। तो किन किन प्रकार की केमिकल रिएक्शन होती है उन चीजों को हम लोग इस पेज पर पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक आता है आपके पास कॉम्बिनेशन रिएक्शन। सबसे पहला आपके पास टॉपिक आता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। उससे पहले केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व द ब्रेकिंग एंड मेकिंग ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन एटम्स टू प्रोड्यूस न्यू सब्सटेंस। ये एक तरीके की डेफिनेशन है जिसको आपको याद कर लेना है। ये डेफिनेशन आपकी एनसीईआरटी में लिखी हुई है। बहुत बच्चे कंप्लेन करते हैं कि भैया एनसीईआरटी में डेफिनेशन नहीं होती। एनसीईआरटी में डेफिनेशन होती है, बस ढूंढने का नजरिया होना चाहिए। ठीक है, तो आप केमिकल रिएक्शन अगर आपसे पूछ लिया जाए व्हाट इज केमिकल रिएक्शन, ठीक है, तो आपको सिंपली 2-3 पॉइंट्स जो ऊपर वाले फर्स्ट पेज पे पढ़े थे वो पढ़ लो। ठीक है, उसके बाद ये पॉइंट लिख दो, उसके बाद क्या प्रॉपर्टीज ऑफ केमिकल रिएक्शन लिख लो। जितने नंबर का क्वेश्चन आता है उतने नंबर का तुम लिख सकते हो। बेसिकली तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग पर होता है। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन की अगर बात करें तो यहां पर हर एक रिएक्शन को देखो, एनसीईआरटी की खूबसूरती ये है कि जितने भी टाइप्स ऑफ रिएक्शन है, हर एक टाइप ऑफ रिएक्शन को बहुत ही अच्छे तरीके से सबसे पहले एक्टिविटी करवाई गई है, तुमसे खुद प्रैक्टिकल करवाया गया है, उसके बाद उसको समझाने के तौर पे उसको समझाते समझाते तुमको टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन बता दिया गया। तो आई होप तुमको ये जरूरी लगना चाहिए कि जितनी भी एक्टिविटीज है, एक्टिविटीज करना जरूरी है। देखो बिना एक्टिविटीज किए तुम आगे नीचे एनसीईआरटी नहीं पढ़ सकते हो। ठीक है, तो एक्टिविटीज पढ़ लो। सबसे पहले एक्टिविटी 1.4 में क्या है कि एक टेक अ स्मॉल अमाउंट ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड और क्विक लाइम इन अ ब्रेकर। तो आपको ये याद रखना है कि कैल्शियम ऑक्साइड को हम लोग क्या क्विक लाइम बोलते हैं। ठीक है, एक बीकर में इसको ले लेना है और स्लोली ऐड वाटर टू दिस। इसमें फिर धीरे धीरे पानी डाल देना है, फिर टच द बीकर एज शोन इन द फिगर 1.3। उसके बाद जब आप बीकर को टच करोगे तो आपको क्या फील होगा, आपको हल्का सा गर्म फील होगा। ठीक है, बस बेसिकली ये बात है। तो अब इसकी रिएक्शन कैसी होगी, तो कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट्स विगरसली विद वाटर टू प्रोड्यूस स्लेग्ड लाइम, जो कि होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो जब कैल्शियम ऑक्साइड जिसको आप क्विक लाइम बोलते हो, कैल्शियम ऑक्साइड को जब वाटर में साथ रिएक्ट करते हो, तो वाटर आपका लिक्विड फॉर्म में इसलिए एल लिख रखा है, कैल्शियम ऑक्साइड आपको सॉलिड फॉर्म में तो इसको एस लिख रखा है। ठीक है, तो ये रिएक्ट करके क्या बनते हैं, ये रिएक्ट करके CaOH कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनते हैं, जिसको हम स्लेग्ड लाइम बोलते हैं और साथ ही साथ
हीट निकलती है। ठीक है, अभी तक तुमने ये पढ़ लिया, अभी तक तुमने ये पढ़ा। तो आपने एक चीज यहां पर ये ध्यान दिया होगा कि भैया दो तीन चीजें हमारे को नई नई मिली है यहां पर। क्या? पहली चीज कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन हुआ। ये तो जब भी रिएक्शन हो रही है तो दो रिएक्टेंट जब मिल रहे हैं तो प्रोडक्ट बन रहा है। ठीक है, वो तो कोई कॉमन चीज नहीं है। फिर उसके बाद हीट, हीट निकल रही है। हीट क्या निकल रही है, क्यों हीट निकल रही है, ठीक है, उसको भी हम लोग बाद में पढ़ेंगे। एक चीज अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहां पर कैल्शियम ऑक्साइड और हाइड्रोजन जो सॉरी H2O वाटर था आपका, जब दोनों मिलकर आपका एक ही प्रोडक्ट बना रहे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। उसके बाद हीट कोई प्रोडक्ट नहीं है, हीट इज जस्ट सिंपली कि बताया गया कि इस केमिकल रिएक्शन में हीट इन्वॉल्व है। ठीक है, तो आप देखोगे कि ये दो रिएक्टेंट्स मिलकर जब एक प्रोडक्ट बना रहे हैं तो इन्हीं को बोला गया है क्या, इन्हीं को बोला गया है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन नाम से पता चल रहा है कि भैया दो रिएक्टेंट्स जब कंबाइन होते हैं तब आपका एक प्रोडक्ट बनकर आ जाता है। दो, कभी कभी तीन भी रिएक्टेंट्स हो सकते हैं। तो बेसिकली जब ज्यादा रिएक्टेंट्स कंबाइन होते हैं फिर एक प्रोडक्ट बनाते हैं तो उसको बोलते हैं हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो आप देखोगे कि रिएक्शन इन विच सिंगल प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड फ्रॉम टू और मोर रिएक्शन। तो दो और दो से ज्यादा रिएक्टेंट्स का जब मिलाप होता है, जब इनको कंबाइन किया जाता है एक सिंगल प्रोडक्ट बनाने के लिए, तो उनको बोला जाता है क्या, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो गया। उसके बाद इसके बाद और भी कॉम्बिनेशन रिएक्शन के एग्जांपल दे रखे थे, और भी कॉम्बिनेशन रिएक्शन के एग्जांपल दे रखे थे कि कार्बन जब ऑक्सीजन के साथ मिलता है, ऑक्सीजन गैस के साथ मिलता है तो आपका CO2 बनाता है। तो ये देखो दो रिएक्टेंट्स मिलकर आपका एक सिंगल प्रोडक्ट बना रहे हैं। फिर यहां पर दो रिएक्टेंट्स मिलकर आपका एक सिंगल प्रोडक्ट बना रहे हैं, व्हाइट हाइड्रोजन और वाटर मिलकर आपका H2O बनाता है, मतलब वाटर बनाता है। ठीक है, तो ये दोनों रिएक्शंस क्या है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन के एग्जांपल हैं। तो आपको इस पेज से क्या मिल गया कि भैया कॉम्बिनेशन रिएक्शन की हमको डेफिनेशन मिल गई, ये रही आपकी डेफिनेशन। और अगर एग्जांपल के लिए पूछ लिया जाए तो आप एक एग्जांपल ये लिख दो, एक एग्जांपल ये लिख दो, एक एग्जांपल ये लिख दो, तो तीन को आपको एग्जांपल मिल गए। देखो बहुत बेसिक तरीके से। ठीक है, दूसरी चीज मैं तुमको समझाने वाला था, यहां पर हीट वाला फॉर्मूला। हीट कैसे निकल रही है भैया, हीट जब निकल रही है तो उसको हम लोग अभी पढ़ेंगे। यहां पर देखो, ध्यान से देखो, तो इसमें क्या लिखा हुआ है कि इन सिंपल लैंग्वेज वी कैन से दैट व्हेन टू और मोर सब्सटेंसेस, मतलब दो और दो से ज्यादा सब्सटेंसेस कंबाइन करते हैं, दे कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट, द रिएक्शन आर कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, ये भी एक डेफिनेशन है, ये भी एक डेफिनेशन। ठीक है, तो आपको ये बात समझ में आ गई। उसके बाद क्या है कि रिएक्शंस इन विच हीट इज रिलीज्ड अलोंग विद द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट्स आर कॉल्ड एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शंस। तो अब यहां पर कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो गया भैया, कॉम्बिनेशन रिएक्शन को छोड़ दो, हो गया, इतना कॉम्बिनेशन रिएक्शन के लिए काफी था। लेकिन यहां पर ये लिख रखा है कि ऐसी रिएक्शन जिसमें हीट रिलीज की जाती है, हीट रिएक्टेंट साइड पर रिलीज होती है, उन सारी रिएक्शन को क्या बोला जाता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो आपकी जो ये पीछे वाली रिएक्शन थी, ये वाली जो स्लेट लाइन वाली रिएक्शन थी, इसमें हीट रिलीज हो रही है। तो हीट जब रिलीज होती है तो ये एक तरीके की क्या हुई, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ये हुई क्या, एक तरीके की एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, जैसे एक्सोथर्मिक रिएक्शन का एक एग्जांपल मैंने वो दे दिया। अब बहुत सारे एग्जांपल्स और भी हैं, जैसे नेचुरल गैस का बर्निंग। नेचुरल गैस का बर्निंग में जब आप ध्यान से देखोगे तो CH4 मीथेन गैस होती है, जब इसका ऑक्सीजन के साथ बर्निंग होता है, बर्निंग में हमेशा ऑक्सीजन अवेलेबल होता है, तो CO2 प्लस H2O होता है, साथ ही साथ हीट रिलीज होती है, साथ ही साथ हीट रिलीज होती है। तब इसको क्या बोलोगे कि ये एक तरीके की भैया एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। ये एक तरीके की क्या है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। ठीक, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि सारी कॉम्बिनेशन रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, या ऐसा भी जरूरी नहीं है कि सारी एक्सोथर्मिक रिएक्शन कॉम्बिनेशन है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन अलग थी, कॉम्बिनेशन रिएक्शन अलग थी। हाँ, हो सकता है कुछ कॉम्बिनेशन रिएक्शंस, कुछ कॉम्बिनेशन रिएक्शन आपकी एक्सोथर्मिक हो सकती है, कुछ एक्सोथर्मिक रिएक्शन आपकी कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो सकती है। हालांकि ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन नहीं है, यहाँ पर दो रिएक्टेंट्स मिलते हैं, कंबाइन होते हैं, वही होता है आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन। बट बेसिकली एक्सोथर्मिक अलग है, कॉम्बिनेशन अलग है। ठीक है, दोनों की डेफिनेशन आपको सेम चीज में लिख रखी है। हो सकता है एनसीईआरटी का पेज बचाना हो एनसीईआरटी को, इस वजह से उसने अलग अलग नहीं लिखा है, बट आपका तरीका सेम होना चाहिए। तो वो जो स्लेट लाइन वाला एग्जांपल था वो क्या, बेसिकली आपको जो एक्टिविटी थी वो बेसिकली आपको एक्सोथर्मिक रिएक्शन के बारे में समझाना बता रही थी। ठीक है, अब लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन और पूछा जाता है जो कि सीबीएसई का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कह सकते हो, सीबीएसई का फेवरेट क्वेश्चन है कि रेस्पिरेशन इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। रेस्पिरेशन जो आप सांस लेते हो,
क्या आपको पता है कि वो जो सांस लेते हो, सांस छोड़ते हो, वो रेस्पिरेशन प्रोसेस करते हो, वो एक तरीके की एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, वो एक तरीके से एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। कैसे है उसका डिस्क्रिप्शन आपकी एनसीईआरटी में लिख रखा है। एनसीईआरटी में बोला गया है कि जो आप फैट्स खाते हो, जो आप कार्बोहाइड्रेट्स खाते हो, बेसिकली जो आप पोटैटोज खाते हो, बहुत सारी चीजों को खाते हो, उसमें बेसिकली कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। तो जो कार्बोहाइड्रेट्स ब्रेक करते हैं, कार्बोहाइड्रेट पेट में जाने के बाद छोटे छोटे टुकड़ों में बांटते हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में टूटे जाते हैं, और वो कार्बोहाइड्रेट से ग्लूकोज बनता है। ठीक है, और उन ग्लूकोज को जब ऑक्सीजन के फॉर्म में, जब उन ग्लूकोज को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में सेल्स में एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है। तो आप ध्यान से समझो कि यहां पर एक तरीके से, जैसे ये मैंने ग्लूकोज का फॉर्मूला लिख रखा है C6H12O6, जब ऑक्सीजन के साथ मिलता है तो आपकी ये रिएक्शन बनती है। तो बेसिकली यहां पर जब ऑक्सीजन का मिलन हो गया, ठीक है, तो आप कहीं ना कहीं यहां से एक एनर्जी रिलीज होती है, कहीं ना कहीं एक हीट एनर्जी रिलीज होती है, और इसी को हम बोलते हैं क्या कि भैया रेस्पिरेशन एक तरीके का आपका एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। तो बेसिकली उसका जो कह सकते हो कि वो बेसिक प्रिंसिपल है वो ये है कि जो आपके कार्बोहाइड्रेट होते हैं पहले ग्लूकोज में टूटते हैं, ठीक है, फिर ग्लूकोज के साथ फिर ग्लूकोज को जब एनर्जी में कन्वर्ट करना होता है तो ग्लूकोज आपके ऑक्सीजन के साथ मिलते हैं और फिर एक एनर्जी प्रोड्यूस होती है, और जब एनर्जी प्रोड्यूस होती है तो बेसिकली जिस जिस रिएक्शन में आपकी एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है तो आप कह सकते हो कि वो एक तरीके की एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। ठीक है, तो ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन का एक एग्जांपल था। दूसरा दूसरा जो डिकम्पोजिशन होता है वेजिटेबल मैटर का, जो आपके कचड़े होते हैं, जो आपका कचड़ा होता है, वेजिटेबल कचड़ा होता है, ठीक है, जो आप आलू छीलते हो उसका छिलका का कचरा हो गया, ठीक है, आप बनाना खाते हो तो बनाना का छिलका हो गया। तो ये जो वेजिटेबल मैटर्स होते हैं, वेजिटेबल वेस्ट होता है, जब इनका डिकम्पोजिशन होता है, इनको ये आपने देखा होगा तो डिकम्पोज किया जाता है, जब इनका डिकम्पोजिशन होता है सॉइल में, तो वो भी एक तरीके की एक्सोथर्मिक प्रोसेस होती है, वो भी एक तरीके की आपकी एक्सोथर्मिक प्रोसेस होती है। ठीक है, तो ये दोनों चीजें एनसीईआरटी में लिख रखी है, दोनों इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट टाइप की रिएक्शन आती है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन नाम से पता चल रहा है कि यहां पर डिकम्पोज हो रहा है किसी चीज का। तो बेसिकली यहां पर एक प्रोडक्ट, आपका जो एक रिएक्टेंट है वो दो प्रोडक्ट या दो से ज्यादा प्रोडक्ट में डिकम्पोज हो रहा है, मतलब एक रिएक्टेंट से दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट बन रहे हैं। ठीक है, तो इसके लिए भी आपकी एक्टिविटी दे रखी है। इसके लिए भी अगर आप एक्टिविटी ध्यान से देखोगे तो इस एक्टिविटी में बेसिकली क्या है कि जो आपका फेरस सल्फेट है FeSO4, जब इसको हीट किया जाता है, जब इसको हीट किया जाता है, क्या दिख रहा है तुम लोग को? हाँ, FeSO4 को जब हीट किया जाता है तो ये फेरिक ऑक्साइड जो कि Fe2O3 बनता है और SO2 और SO3 में कन्वर्ट होता है। ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस में कन्वर्ट होता है। तो आप देख रहे हो कि एक रिएक्टेंट जो कि आपका फेरस सल्फेट था, ये दो से ज्यादा प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, एक रिएक्टेंट आपका दो से ज्यादा प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो रहा है। तो आप क्या कहोगे कि भैया ये एक तरीके की डिकम्पोजिशन, ये एक तरीके की क्या है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ये एक तरीके की क्या है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, ये हो गई एक तरीके की डिकम्पोजिशन। अब मैंने ये वाली लाइन क्यों हाईलाइट कर रखी है, तो कहीं ना कहीं कभी कभी सीबीएसई में पूछा जाता है कि भैया ग्रीन कलर का एक प्रोडक्ट है जिसको हीट करने पे दो से ज्यादा प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है, या ऐसा होता है कि एक ग्रीन कलर का प्रोडक्ट, एक ग्रीन कलर का सब्सटेंस है जिसको जब हीट किया गया तो SO2 गैस और SO3 गैस दोनों बाहर एक साथ निकली। तो आप सब पहचान नहीं पाते कि यार ये ग्रीन कलर का गैस क्या होता है, ग्रीन कलर का कौन सा प्रोडक्ट है, ये तो हमने कभी पढ़ा नहीं है। जबकि इस एनसीईआरटी में साफ साफ मेंशन है कि जो ग्रीन कलर होता है, द ग्रीन कलर ऑफ फेरस सल्फेट क्रिस्टल, तो जो आपका ये फेरस सल्फेट था FeSO4, ये होता है ग्रीन कलर का। इस चीज को ध्यान में रखना कि जो आपका फेरस सल्फेट होता है वो ग्रीन कलर का होता है, जब इसको हीट करते हो तो ये फेरिक ऑक्साइड SO2 और SO3 गैसेस में कन्वर्ट होता है। ठीक है, आपसे कभी भी कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन में ये पूछा जा सकता है। ठीक है, तो आप ध्यान से देखोगे तो आई होप तुमको ये वाली बात समझ में आ गई। नेक्स्ट उसके बाद सिंगल रिएक्टेंट जो होता है, जो आपका सिंगल रिएक्टेंट होता है वो ब्रेक डाउन इनटू सिंपल प्रोडक्ट्स। तो जो आपका सिंगल रिएक्टेंट होता है, सिंगल रिएक्टेंट होता है, वो आपका ब्रेक होता है, वो आपका ब्रेक डाउन होता है सिंपलर प्रोडक्ट्स में, दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट्स में आपका ब्रेक डाउन होता है, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डीकंपोजिशन रिएक्शन बोलते हैं। इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, डीकंपोजिशन रिएक्शन। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर एक चीज और लिख रखी है, डीकंपोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट टू कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड ऑन हीटिंग इज एन इंपॉर्टेंट डीकंपोजिशन रिएक्शन। इट इज एन इंपॉर्टेंट डिकम्पोजिशन, जबकि एनसीईआरटी ने लिख रखा है कि ये इंपॉर्टेंट है भैया। क्या कि जो कैल्शियम कार्बोनेट को आप हीट करते हो तो वो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस में बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड में बदल जाता है, वो भी एक तरीके की डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, वो भी एक तरीके की डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। क्यों? क्योंकि कैल्शियम कार्बोनेट है, ये कैल्शियम ऑक्साइड और कैल्शियम कार्बन डाइऑक्साइड में बनता है, तो दो प्रोडक्ट्स में बन गया, एक सिंगल रिएक्टेंट दो प्रोडक्ट्स में बन गया, तो ये एक डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। और इस डिकम्पोजिशन रिएक्शन का यूज क्या होता है, दिस डिकम्पोजिशन रिएक्शन यूज्ड इन वेरियस इंडस्ट्रीज, बहुत सारी इंडस्ट्रीज में इसको यूज किया जाता है, बेसिकली व्हाइट वॉशिंग के लिए। जो आपका चूना होता है, जो आपका चूना पत्थर होता है, आपने देखा होगा चूना पत्थर बहुत सारी इंडस्ट्रीज में यूज किया जाता है, तो इसके बेसिस पर भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं।
ठीक है, तो कैल्शियम ऑक्साइड इज कॉल्ड लाइम और क्विक लाइम। तो इस कैल्शियम ऑक्साइड को हम लोग लाइम बोलते हैं या फिर इसको क्विक लाइम भी बोला जा सकता है। तो इसके बहुत सारे यूजेस हैं। वन इज मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट, सीमेंट की मैन्युफैक्चरिंग में यूज होता है। ठीक है, व्हाइट वॉशिंग में यूज होता है। तो व्हेन अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज कैरिड आउट बाय हीटिंग इट इज कॉल्ड थर्मल डिकम्पोजिशन। तो हमेशा आपने ये देखा कि भैया डिकम्पोजिशन रिएक्शन में, आपने डिकम्पोजिशन रिएक्शन में ये देखा कि अगर आप डिकम्पोजिशन रिएक्शन की बात करते हो, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन में आपने ये चीज देखा क्या कि भैया डिकम्पोजिशन रिएक्शन में एक सब्सटेंस आपका टूट रहा है दो या दो से ज्यादा में। ठीक है, अगर ये जब टूटता है, ये हीट की वजह से टूटता है, ये हीट का सिंबल है, ये हीट की वजह से टूटता है, तो इस पूरी रिएक्शन को क्या बोला जाता है? इस पूरी रिएक्शन को बोला जाता है भैया थर्मल डिकम्पोजिशन। ठीक है, इस पूरी रिएक्शन को थर्मल डिकम्पोजिशन बोला जाता है, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर भी आप देख सकते हो जो CaCO3 था, जिसको आप लाइमस्टोन बोलते हो, ये हीट की वजह से कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 में टूटा, इस वजह से इसको आप बोल सकते हो कि एक तरीके का थर्मल डिकम्पोजिशन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन तो है लेकिन थर्मल डिकम्पोजिशन। ठीक है, फिर आप ध्यान से देखोगे तो 1.6 एक्टिविटी दे रखी है। 1.6 एक्टिविटी में ये वाला लाइन मैंने क्यों हाईलाइट किया है? क्यों? क्योंकि इसमें जो आपकी कार्बन नाइट्रोजन डाइऑक्साइड वाली गैस होती है, NO2 गैस होती है, इसमें लिखा हुआ है कि इसके ब्राउन फ्यूम्स होते हैं, ब्राउन कलर के फ्यूम्स निकलते हैं इसके। ठीक है, तो हमेशा याद रखना कि ब्राउन फ्यूम्स मतलब जो आपके वेपर्स निकलते हैं गैस के, अगर वो ब्राउन कलर के हैं तो आप समझ जाओ वो क्या है? NO2 गैस के, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस के। ठीक है, याद रखना, बहुत बार CBSE क्वेश्चन पूछता है और ये आपके NCERT से है, बच्चे फिर बोलते हैं आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन आ गया। ठीक, बहुत सारी एक्टिविटी यहाँ भी दे रखी है, बहुत सारी एक्टिविटी यहाँ पर दे रखी है। जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये है, इसको बोला जाता है क्या? सिल्वर क्लोराइड वाली एक्टिविटी। तो आपको क्या करना है? एक सिल्वर क्लोराइड रखना है, सिल्वर क्लोराइड को आपको सनलाइट में रखना है। तो ठीक है, पहले सिल्वर क्लोराइड का जो कलर है, पहले जो कलर होता है वो व्हाइट होता है, पहले जो कलर होता है व्हाइट होता है। जब इसको सनलाइट में रखा तो ये कलर व्हाइट से ग्रे में चेंज हो जाता है, और ये कलर जब व्हाइट से ग्रे में चेंज होता है तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? फोटोकेमिकल रिएक्शन, एक तरीके से फोटोकेमिकल रिएक्शन बोलते हैं। तो यू विल सी दैट व्हाइट सिल्वर क्लोराइड टर्न्स ग्रे इन सनलाइट। तो ये ग्रे सनलाइट में ग्रे में कलर चेंज होता है। दिस इज ड्यू टू डिकम्पोजिशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड इनटू सिल्वर एंड क्लोरीन बाय लाइट। तो लाइट की वजह से, जैसे यहाँ पर AgCl था, सिल्वर क्लोराइड था, जब इसके ऊपर सनलाइट पड़ी तो ये Ag और Cl मतलब सिल्वर और क्लोराइड दोनों में अलग में टूट गया। तो आपका एक रिएक्टेंट दो प्रोडक्ट्स में टूट रहा है, तो एक तरीके का डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, वो एक तरीके का डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। बस आपको यहाँ पर ये याद रखना है कि जो ये AgCl है, इस AgCl का कलर होता है व्हाइट, फिर उसके बाद जब ये सनलाइट में जाता है तो ये ग्रे कलर का चेंज हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पेज पर आते हैं। नेक्स्ट पेज पर अगर आप ध्यान से देखोगे तो सेम चीज सिल्वर ब्रोमाइड के साथ भी होता है। सिल्वर ब्रोमाइड में क्या होता है कि सिल्वर ब्रोमाइड AgBr के साथ जब सनलाइट में जब इसके ऊपर सनलाइट डाला जाता है तो ये सिल्वर और ब्रोमीन में अलग अलग चेंजेस हो जाता है, अलग अलग कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, ब्रोमीन एक गैस हो जाती है, उसको उड़ जाता है और ये सिर्फ और सिर्फ सिल्वर रह जाता है। ठीक है, तो यहां पर जो क्वेश्चन है, अगर आप NCERT के इन हैंड क्वेश्चन देखोगे तो सॉल्यूशन ऑफ सब्सटेंस X इज यूज्ड फॉर व्हाइट वॉशिंग। तो व्हाइट वॉशिंग के लिए कौन सा सब्सटेंस यूज होता है? इस तरीके का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि एक सब्सटेंस है वो ग्रीन कलर का है, कौन सा है? जो अभी हमने पढ़ा था। एक सब्सटेंस है जिसकी फ्यूम्स व्हाइट ब्लू कलर की निकल रही है, तो आप क्या बोलोगे कि भैया गैस की फ्यूम्स ब्लू कलर की निकल रही है तो वो NO2 गैस है। ठीक है, एक सब्सटेंस था जो पहले व्हाइट था, उसके बाद ग्रे में कन्वर्ट हो गया, तो कौन सा था? वो था आपका सिल्वर क्लोराइड। ठीक है, तो आपको इस तरीके से, खैर ये व्हाइट वॉशिंग के लिए तो आपका कैल्शियम ऑक्साइड यूज होता है, ठीक है, जिसको आप लाइम बोलते हो। ठीक है, फिर नेक्स्ट तरीके के रिएक्शन में आते हैं हम लोग, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में आपको सिंपली एक एक्टिविटी दे रखी है जिसमें क्या होता है कि आपको एक टेस्ट ट्यूब रखनी है, टेस्ट ट्यूब में आपका कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन रखना है और इसके अंदर दो आयरन नील डाल देने, इसके अंदर एक आयरन नील डाल देना, दो आयरन नील कितना मिला, मतलब एक लोहे का नेल मतलब लोहे का कीला डाल दो और साथ ही साथ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन रख लो। ठीक है, उसके बाद आप ध्यान से देखोगे तो जब थोड़ी देर बाद आप जब आयरन नेल को निकाल कर देखोगे तो आयरन नेल का कलर पहले ऐसे था, लेकिन जैसे आपने सॉल्यूशन में डाला कुछ देर बाद जब इसको बाहर निकाला तो ये ब्राउन कलर का हो गया, तब ये ब्राउन कलर का हो गया। सेम चीज पहले जो आपका कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन था जिसमें जब आपने आयरन नेल नहीं डाला था तो वो हल्का ब्लू कलर का था, लेकिन जब आपने आयरन नेल डाल के रखा थोड़ी देर बाद निकाला तो आपका जो टेस्ट ट्यूब के अंदर है तो उसका जो कलर है ब्लू कलर वाला वो तो कन्वर्ट हो गया, ब्लू कलर चेंज हो गया। ठीक है, तो ये क्यों हुआ इसकी डिस्क्रिप्शन नीचे लिख रखा है, इसके डिस्क्रिप्शन के बारे में पढ़ा रखा है, लेकिन पहले इसमें जो केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व थी वो हम लोग पढ़ लेते हैं। तो FeS जो कि आयरन था आपका और साथ ही साथ CuSO4 जो कि कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन था। जब इन दोनों का रिएक्शन हुआ, इन दोनों का रिएक्शन होने के बाद क्या होगा कि ये जो कॉपर है ये बाहर निकल जाएगा और ये आयरन कॉपर की जगह आ जाएगा। तो आपने देखा कि ये कॉपर बाहर निकल गया और जो ये आयरन है, ये जो आयरन था ये SO4 के साथ आ गया, तो ये FeSO4 बन गया जिसको आप बोलते हो आयरन सल्फेट। तो आपने यहां पर ये ध्यान देखा कि जो आयरन है ये कॉपर को डिस्प्लेस करता हुआ जा रहा है। ठीक है, ये कॉपर को डिस्प्लेस कर रहा है, तो आप इसी वजह से इसको बोलते हो क्या कि भैया ये एक तरीके की डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन।
ये एक तरीके की डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हुई। तो आपको एनसीईआरटी में पहले डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे समझाते समझाते आपको ये भी समझा दिया कि भैया कॉपर को कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में जब आयरन को डालोगे तो वो कहीं ना कहीं डिस्प्लेस हो जाएगा और उसका कलर भी चेंज हो जाएगा। तो एक तीर से दो निशाने करता है एनसीईआरटी, बार बार बोल रहा हूं मैं, ठीक है। तो यहां पर आप ध्यान से देख सकते हो। फिर इसके बाद जो कलर चेंज हुआ है वो कलर चेंज इसलिए हुआ है, उसके बारे में लिखा है कि इन दिस रिएक्शन आयरन हैज डिस्प्लेस्ड और रिमूव्ड अनदर एलिमेंट। तो आयरन ने डिस्प्लेस किया है दूसरे एलिमेंट को, आपने देखा है ध्यान से। फिर कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, तो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन से कॉपर को आयरन ने डिस्प्लेस कर दिया है। दिस रिएक्शन इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यही एक तरीके की डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहलाती है। क्या आपको बात समझ में आ गई है? उसके बाद कुछ और एग्जांपल्स आपको दिए हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के, जैसे कि आप जब जिंक को कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में डालते हो तब क्या होगा, तो ये कॉपर बाहर निकल जाएगा और ये जिंक कॉपर की जगह पर आ जाएगा, मतलब जिंक कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा। तो जब जिंक कॉपर के साथ डिस्प्लेस कर देगा तो ये बन जाएगा जिंक सल्फेट, जो कि बोलता है ZnSO4, और कॉपर आपका बाहर निकल कर आ जाएगा। ठीक है। एक एग्जांपल और कि जब आप लेड कॉपर क्लोरीन क्लोराइड सॉल्यूशन में डालते हो, ठीक है, कॉपर क्लोराइड सॉल्यूशन मतलब CuCl, तो आपका जो लेड है ये लेड जाकर कॉपर को धक्का मार देगा, इसको डिस्प्लेस कर देगा, खुद जाकर Cl2 के साथ बैठ जाएगा, तो यहां पर PbCl2 बना जाएगा, जिसको बोलते हैं लेड क्लोराइड, और कॉपर यहां पर बाहर निकल। ठीक है। हालांकि अब कौन किसको डिस्प्लेस करेगा वो आपका डिपेंड करता है रिएक्टिविटी सीरीज पे, कौन ज्यादा रिएक्टिव है। जो ज्यादा रिएक्टिव होगा वो बोलेगा भैया तुम हट जाओ, जो ज्यादा समझदार होगा, जो सॉरी ज्यादा बदमाश होगा, वो बोलेगा कि तुम हट जाओ, तो वो ज्यादा डिस्प्लेस करेगा। तो ये रिएक्टिविटी सीरीज पे होता है। रिएक्टिविटी सीरीज भी अगर आपने नहीं पढ़ा तो रिएक्टिविटी सीरीज भी आप पढ़ लेना, ठीक है। अगर जिंक एंड लेड आर मोर रिएक्टिव एलिमेंट्स देन कॉपर, तो आपकी एनसीईआरटी में पूरी रिएक्टिविटी सीरीज नहीं लिख रखी है, तो मैं मानता हूं कि ये पूरी रिएक्टिविटी सीरीज आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। आपके लिए सिर्फ इतना इंपॉर्टेंट है, इसमें लिख रखा है कि जो जिंक है और लेड है वो और ज्यादा रिएक्टिव होते हैं कॉपर से, ठीक है। मतलब जिंक और लेड कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, बस यहां पर ये लिख रखा है। तो हमेशा हमेशा कभी भी जिंक और कॉपर के साथ दिख जाएगा तो आप जिंक हमेशा कॉपर को डिस्प्लेस करेगा, लेड दिख जाएगा कॉपर के साथ तो लेड कॉपर को डिस्प्लेस करेगा। तो दे डिस्प्लेस कॉपर फ्रॉम इट्स कंपाउंड। तो हमेशा जब भी अगर आप कॉपर का सोल्यूशन देखते हो, कॉपर का कोई कंपाउंड देखता है जिंक या लेड, तो वो हमेशा डिस्प्लेस करते जाएगा, ठीक। तो यहां पर जब तक अभी तक आप पढ़ रहे थे वो पढ़ रहे थे सिर्फ सिंगल एलिमेंट का डिस्प्लेसमेंट। क्या हो कि दोनों एलिमेंट्स का अगर डिस्प्लेसमेंट शुरू हो जाए तो उसी को हम बोलते हैं क्या, बेसिकली डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। उसके लिए भी एक एक्टिविटी दे रखी है, उसके लिए भी एक्टिविटी दे रखी है, और ये एक्टिविटी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि आपको दो टेस्ट ट्यूब लेनी है, एक टेस्ट ट्यूब में 3 ml ऑफ सोडियम सल्फेट सोल्यूशन लेना है, एक टेस्ट ट्यूब में आपको सोडियम सल्फेट सोल्यूशन लेना है, और एक टेस्ट ट्यूब में आपको बेरियम सल्फेट सोल्यूशन बेरियम क्लोराइड सोल्यूशन लेना है, ठीक है। तो आपको एक टेस्ट ट्यूब में बेरियम क्लोराइड का सोल्यूशन लेना है, ठीक है, और एक में आपको सॉल्यूशन ऑफ सोडियम सल्फेट लेना है, ठीक है। जब आप इन दोनों को मिक्स करोगे, जब आप इन दोनों को एक दूसरे के साथ मिक्स करोगे, तब आप ऑब्जर्व करोगे कि यू विल ऑब्जर्व दैट अ व्हाइट सब्सटेंस व्हिच इज इनसॉल्युबल इन वाटर। तो हमेशा एक व्हाइट सब्सटेंस आएगा जो कि वाटर के अंदर सॉल्युबल नहीं होगा, एक झाग की तरह होगा जो कि वाटर में सॉल्युबल नहीं होगा, और उसी झाग को क्या बोला जाता है, दिस इनसॉल्युबल सब्सटेंस जो कि सॉल्युबल नहीं है इज फॉर्म नोन एज प्रेसिपिटेट। तो इसी झाग की तरीके को आपको क्या बोला जाता है, प्रेसिपिटेट, ठीक है। जैसे आप शैम्पू लगाते हो तो शैम्पू को देखोगे तो उसमें झाग छोड़ता है, वो झाग वाटर में बहुत ज्यादा डिसॉल्वेबल नहीं होता, वाटर में बहुत ज्यादा कुछ हद तक डिसॉल्व होता है लेकिन कंप्लीटली वाटर के अंदर डिसॉल्व नहीं होता है। तो जो कंप्लीटली वाटर के अंदर डिसॉल्व नहीं होता तो उसी को हम क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेट, उसी को हम क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेट। तो और कोई भी रिएक्शन, एनी रिएक्शन दैट प्रोड्यूसेस अ प्रेसिपिटेट कैन बी कॉल्ड एज प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। तो कोई भी ऐसी रिएक्शन जिसमें प्रेसिपिटेट फॉर्म हो रहा है उसको आप प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कह सकते हो, ठीक है। जो यहां पर रिएक्शन हुआ तो वो ये था कि सोडियम सल्फेट Na2SO4 और बेरियम क्लोराइड का जब रिएक्शन हुआ तो आपका बेरियम सल्फेट बना और सोडियम क्लोराइड बना, ठीक है। नेक्स्ट पेज पे मूव करते हैं। अब नेक्स्ट पेज पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो व्हाट कॉजेस दिस, इसको क्यों कॉजेस करता है, क्यों किस वजह से हुआ ये कि द व्हाइट प्रेसिपिटेट ऑफ BaSO4 इज फॉर्म्ड। तो हमेशा याद रखना, इसको मैंने क्यों हाईलाइट कर रखा है, तो जो आपका BaSO4 होता है, BaSO4 का जो प्रेसिपिटेट होता है वो हमेशा व्हाइट कलर का होता है, प्रेसिपिटेट, व्हाइट प्रेसिपिटेट। इससे बार बार सीबीएसई क्वेश्चन पूछता है कलर से, ठीक है, फ्यूम से, उसकी क्या बोलते हैं, स्मेल से। तो इस वजह से मैं बार बार इस चीज को हाईलाइट कर रहा हूं, ठीक है। सच रिएक्शंस इन विच देयर इज एन एक्सचेंज ऑफ आयंस बिटवीन द रिएक्टेंट्स आर कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो दो तरीके का जहां पर डिस्प्लेसमेंट हो, दो तरीके का जहां पर डिस्प्लेसमेंट हो, अगर आप ध्यान से यहां पर देखोगे तो Na के साथ SO4 के साथ पहले Na2 जुड़ा था और Cl2 के साथ पहले Ba जुड़ा था, तो ये क्या होगा, Ba Na की जगह पर आ जाएगा और Na Ba की जगह पर जाएगा। तो आप ध्यान से देखोगे तो ये Ba SO4 के साथ आ गया और Cl के साथ Na आ गया। तो आप देखोगे तो दो एलिमेंट्स, दो कंपाउंड का आपका डिस्प्लेसमेंट हुआ, जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है वो दो कंपाउंड के बीच में हुआ, इसलिए इसको डबल डिस्प्लेसमेंट बोला जाता है।
ठीक है, अब हम लोग पढ़ते हैं ऑक्सीडेशन रिडक्शन। ऑक्सीडेशन रिडक्शन में आपको सिंपली आपको ये याद रखना है, इसमें भी एक एक्टिविटी दे रखी है। इसमें एक्टिविटी क्या है कि आपको कॉपर पाउडर को बेसिकली हीट करना है। जैसे ही आप कॉपर पाउडर को हीट करोगे तो आपको क्या दिखेगा कि द सरफेस ऑफ कॉपर पाउडर बिकम्स कोटेड विद ब्लैक कॉपर ऑक्साइड। ठीक है, आप क्या देखोगे कि जो आपका व्हाइट कलर का कॉपर था, जो हल्का सा जो गोल्डन कलर का जो कॉपर होता है, ठीक है, वो आपका हल्का हल्का ब्राउन में चेंज होने लगेगा। किस वजह से चेंज होगा? क्योंकि जो सरफेस होती है कॉपर पाउडर की, वो कोटिंग स्टार्ट हो जाएगी, कोटिंग उसके ऊपर कोटिंग हो जाएगी किसकी? ब्लैक कॉपर ऑक्साइड की। ठीक है, कॉपर ऑक्साइड की ब्लैक कलर की कोटिंग स्टार्ट हो जाएगी। व्हाई हैज दिस ब्लैक सब्सटेंस फॉर्म्ड? तो ये ब्लैक सब्सटेंस क्यों फॉर्म हुआ है, क्यों ये ब्लैक सब्सटेंस बना है? तो दिस इज बिकॉज ऑक्सीजन इज एडेड टू कॉपर एंड कॉपर ऑक्साइड इज फॉर्म। तो हमेशा ये याद रखना कि ये कॉपर है, जब इस पे हम ऑक्सीजन को डाल देंगे, तो जब हम ऑक्सीजन को डाल देंगे तो ये कॉपर ऑक्साइड बनेगा CO, और ये ब्लैक कलर का होता है। ये किस कलर का होता है भैया? ये होता है ब्लैक कलर का। ठीक है, तो आपने ये चीज देखी ध्यान से। ठीक है, तो यहाँ पर रिएक्शन भी दे रखी है। तो कॉपर जब ऑक्सीजन के साथ मिलता है तो हीट करने पर CuO की लेयरिंग आ जाएगी, उसके ऊपर कॉपर ऑक्साइड की लेयरिंग आ जाएगी, जो कि बेसिकली ब्लैक कलर की होती है। इफ हाइड्रोजन गैस इज पार्ट ओवर दिस, अब इस कॉपर ऑक्साइड पे जब हाइड्रोजन गैस को डाल दिया गया तो जो ब्लैक कोटिंग है सरफेस की, वो फिर से वापस से रिवर्स हो जाएगी, उस फिर से वैसी की वैसी हो जाएगी जैसे पहले थी। ठीक है, जब इसके ऊपर जो कॉपर ऑक्साइड आपने बनाया, जो इस पे ऊपर ब्लैक कलर हो गया, इसके ऊपर जब आप फिर से हाइड्रोजन डाल दोगे, उसके बाद ये फिर से वैसे का वैसे हो जाएगा। जैसे कि देखो, जो आपकी कॉपर ऑक्साइड बनी थी, जब हीट करने के बाद कॉपर ऑक्साइड में चेंज हो गई थी। ये कॉपर था, बेसिकली कॉपर था, हीट करने पर कॉपर ऑक्साइड में चेंज हो गया। अब जब ये कॉपर ऑक्साइड में आप फिर से हाइड्रोजन डालकर हीट करोगे, जब इसके अंदर हाइड्रोजन डाल के हीट करोगे, तो ये वापस से Cu+H2O बन जाएगा। तो यहां पर आपको ये क्या लगा कि वह सब्सटेंस गेन्स ऑक्सीजन ड्यूरिंग अ रिएक्शन। जब भी कोई सब्सटेंस, अगर आप ध्यान से यहां पर देखोगे तो ये आपका एक सब्सटेंस था कॉपर। ठीक है, मैं यहां पर दिखाता हूं, ये एक सब्सटेंस था कॉपर। जब ये कॉपर, थोड़ा सा इसको जूम कर लेता हूं, जब ये कॉपर के साथ ऑक्सीजन जुड़ा, जब ये कॉपर ऑक्सीजन के साथ जुड़ा, तो यहां पर क्या हुआ? इफ अ सब्सटेंस गेन्स ऑक्सीजन ड्यूरिंग अ रिएक्शन, ये ऑक्सीजन को गेन कर रहा है एक रिएक्शन के दौरान, तो इसको क्या बोला जाता है कि ये ऑक्सीजन, ये जो सब्सटेंस है, ये ऑक्सीडाइज हो गया है। ये सब्सटेंस क्या हो गया? ऑक्सीडाइज हो गया है, और इसको आप सिंपली क्या बोलते हो? ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ठीक है, और इफ अ सब्सटेंस लूजेज ऑक्सीजन ड्यूरिंग अ रिएक्शन, इट इज सेड टू बी रिड्यूस्ड। अब नीचे वाली रिएक्शन में देखो, पहले इसके पास ऑक्सीजन था, ये ऑक्सीजन को रिड्यूस कर दे रहा है, ये ऑक्सीजन को हटा दे रहा है। जैसे ही ऑक्सीजन को लूज कर देगा, तो आप इसको क्या बोलोगे कि भैया ये एक तरीके की क्या हो गई? रिडक्शन रिएक्शन हो गई। तो जब कॉपर पहले ऐसे था, कॉपर के साथ जब ऑक्सीजन जुड़ गया तो ये ऑक्सीडाइज्ड हो गया। ठीक है, पहले कॉपर के साथ ऑक्सीजन जुड़ा था, फिर ऑक्सीजन हट गया, तो ये क्या हो गया? रिड्यूस हो गया। बेसिकली पहले जब कॉपर के साथ ऑक्सीजन आया, जब ऑक्सीजन उसके साथ गेन हो जाता है, तब आप उसको बोलते हो क्या? कि वो ऑक्सीडाइज हो गया, वो ऑक्सीडाइज हो गया। ठीक है, और जब ये कॉपर के साथ ऑक्सीजन, जो ऑक्सीजन था, वो ऑक्सीजन जब हट गया, तो आप उसको बोलोगे कि कॉपर के साथ ऑक्सीजन रिड्यूस्ड हो गया, तो इसलिए रिड्यूस्ड ऑक्सीजन आपका कॉपर हो गया। ठीक है जी, तो आपको बेसिकली ये चीज याद रखना है। जैसे कि यहाँ पर आप देखोगे तो कॉपर ऑक्साइड था, इस कॉपर ऑक्साइड को जब कॉपर में चेंज कर दिया, मतलब इसका ऑक्सीजन हट गया, तो यहाँ पर रिडक्शन हुआ। यहीं पर ये हाइड्रोजन था, ये हाइड्रोजन सिंपली इधर आकर जब हाइड्रोजन ऑक्सीजन से जुड़ गया, यहाँ पर क्या? ये ऑक्सीडाइज हो गया, तो और इस रिएक्शन को क्या बोला गया है? ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ठीक है, और भी बहुत सारे एग्जांपल है, जैसे ZnO है, जिंक ऑक्साइड है। जिंक ऑक्साइड जब कॉपर के साथ जुड़ता है, तब ये जो ऑक्सीजन जिंक के साथ जुड़ा होता है, ये हट जाएगा। जब जहां कॉपर, जहां से ऑक्सीजन हटता है, वहां उसको क्या बोलते हो आप कि भैया वहां पर रिडक्शन हुआ। तो जिंक के साथ क्या हुआ? रिडक्शन हुआ। ठीक है, वैसे ही MnO2 है। MnO2 का जब ऑक्सीजन, Mn का ऑक्सीजन हट गया, तो यहां पर जब देखो ध्यान से, तो Mn का ऑक्सीजन हट गया, तो Mn का जब ऑक्सीजन हट गया, तो आप क्या बोलोगे कि भैया Mn के साथ क्या हुआ? रिडक्शन। ठीक है, फिर दूसरे एंगल से देखोगे, अगर सेम एंगल से, दूसरे नजरिए से देखोगे, क्या कि भैया यहां पर कार्बन अकेला था, लेकिन कार्बन के साथ यहां पर ऑक्सीजन जुड़ गया, तो जब भी कार्बन के साथ ऑक्सीजन जुड़ेगा, या भी किसी सब्सटेंस के साथ ऑक्सीजन जुड़ेगा, तो क्या होगा भैया? वो ऑक्सीडाइज होगा। ठीक है, यहां पर देखो HCl था, वो हाइड्रोजन था, हाइड्रोजन के साथ पहले Cl था, लेकिन जब हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन जुड़ गया, तो आप क्या बोलोगे कि भैया किसी भी सब्सटेंस के साथ जब ऑक्सीजन जुड़ता है, तो वो क्या होता है? वो एक तरीके से आपका ऑक्सीडाइज होता है, या फिर ऑक्सीडेशन होता है। ठीक है, फिर उसके बाद ऑक्सीडेशन रिएक्शन का जो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट आता है कि डेली लाइफ में कैसे होता है। इसमें सबसे पहले कोरोजन आता है, कि जब मेटल्स के साथ ऑक्सीजन रिएक्ट करता है तो क्या होता है? ठीक है, एक बेसिकली सिंपली मॉइस्चर बनता है, कोरोजन होता है। और रेंसिडिटी, जब खाने के सब्सटेंस के अंदर जो आपके फैट्स होते हैं, ऑयल्स होते हैं, उनके साथ जब ऑक्सीजन का रिएक्शन होता है, मतलब बेसिकली उनके साथ जब ऑक्सीजन जुड़ जाता है, जब ऑक्सीजन जुड़ जाता है मतलब ऑक्सीडाइज होता है, तो उसके साथ क्या क्या दिक्कत आती है, क्या क्या एडवांटेजेस है, क्या क्या डिसएडवांटेज है, वो सारी चीजें मैंने यहाँ पर हाईलाइट कर रखा है, तुम जाकर इसको पढ़ सकते हो। अब तुमको ये जो PDF है, ये PDF मैं सिंपली डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस PDF को जाकर डाउनलोड कर सकते हो, और अपने आप से सारी चीजें वापस से एक बार
पढ़ सकते हो। तो कैसा लगा तुमको ये लेक्चर, एक बार जरूर मुझे बता देना, और नेक्स्ट कौन से चैप्टर की नीड है एक बार मुझे इस चीज का भी कमेंट करके बता देना। मिलते हैं तब तक उस नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखो, मस्त रहो, जबरदस्त रहो, पढ़ाई करते रहो।